ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड उसकी वेरियस प्रॉपर्टीज़। हमने कुछ उसकी, मेरी समझ से शायद 8 या 9 प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी। ओके, तो आज शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट से अभी मेरी बात हुई कि स्टूडेंट से, तो उसने कहा कि सर लेक्चर्स बहुत ज़्यादा लंबे हो रहे हैं, एक एक घंटे के हो रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी आप उसे या तो पार्ट वाइज देख लीजिए, या फिर आप तो या तो पार्ट वाइज देख लीजिए, या फिर मैं उसे दो मतलब हाफ हाफ लेक्चर से अपलोड कर सकता हूँ। लेकिन उससे प्रॉब्लम यही होगी कि चूँकि हमें सिलेबस थोड़ा मतलब जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं और सिलेबस थोड़ा अभी पीछे भी है, इसलिए मुझे लेक्चर्स को बहुत लंबा करना ही पड़ेगा। ओके, लेकिन फिर भी अगर आप में से प्रॉब्लम होती तो आप बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा लेक्चर्स को शॉर्ट रखूँ। अगर बहुत शॉर्ट करेंगे तो भी 45 मिनट्स एटलीस्ट लेक्चर होगा ही एक। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसा कि आप जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा मतलब एक कॉन्सेप्ट यूज़ होगा क्लास 10th का। मैंने लास्ट ईयर आपको बताया होगा या आपने पढ़ा होगा, अगर आप लास्ट ईयर मुझसे नहीं पढ़े थे तो। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव टाइप ऑफ फोर्स। हर वो फोर्स जो कंजर्वेटिव होता है, हम उसी की पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल, आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। आपने पढ़ा होगा इलास्टिक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग फोर्स भी या इलास्टिक फोर्स भी कंजर्वेटिव होता है। आप लेकिन कभी भी फ्रिक्शनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कोई चीज़ नहीं पढ़ेंगे, ना ही पढ़े होंगे, ना ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव नहीं होता, वो नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही होती है सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो मैं बहुत छोटा सा डिस्कस करना चाहूँगा, हालांकि मैं रिवीजन पूरा नहीं जा रहा हूँ और ना ही उसकी यहाँ पर ज़रूरत है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लास्ट ईयर के कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के या उस जो जो टॉपिक होगा उससे कंसल्ट कीजिएगा। ओके, उसे रेफर कीजिएगा, तो शायद आपको डाउट नहीं होगा। तो मैं बस एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ कि जो आप हमने लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स इज द कंजर्वेटिव टाइप ऑफ फोर्स। सो लेट मी राइट, इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ओके, इलेक्ट्रिक फोर्सेस कंजर्वेटिव इन नेचर। अच्छा, आपको एक और थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा, क्योंकि मैंने इस बार क्या किया है, नॉर्मली मैं जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ कि लेट्स से दिस इज अ स्क्रीन। ओके, तो नॉर्मली क्या करता था मैं स्क्रीन को ऐसे रिकॉर्ड करता था। आई आपको समझ में आ रहा कि ये रेशियो अलग होता था, ये रेशियो अलग होता था, तो मैं मोबाइल को ऐसे रख रिकॉर्ड करता था। लेकिन अब इस बार मैं ऐसे कर रहा हूँ। इसका दो रीज़न है। आप अपनी यूट्यूब की स्क्रीन देखेंगे तो वैसे ही रहती है, तो इसे कहते हैं 16:9। आपने शायद सुना भी होगा कहीं या फिर आपने कभी देखा भी होगा। 16:9 ये जो ये रेशियो होता है, इसका लेंथ और इसका लेंथ 16:9 होता है, 16:9। तो ऐसे रिकॉर्ड करने पे शायद जब आप देखेंगे अपने यूट्यूब स्क्रीन पर तो पूरी स्क्रीन फिल रहेगी, तो हम मैक्सिमम मतलब पूरे स्पेस का यूज़ कर पाएंगे। इसलिए मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अगर आपको इस तरह से प्रॉब्लम है तो मुझे प्लीज़ एक बार कमेंट बता दी, मैं अगली बार से फिर से चेंज कर दूंगा, हम पिछले पे आ जाएंगे। और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तभी बता दीजिएगा, फिर से अगली बार से मैं ऐसे रिकॉर्ड करूंगा। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ना व्हाट, अच्छा ये आइडेंटिफाई कैसे कोई फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है दैट इफ आई राइट अ फोर्स, ये एक जनरल फॉर्म है फोर्स का। लेट्स आई एम राइटिंग एज इन वेक्टर फॉर्म एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, देन इफ ये पार्शियल डिफरेंशियल कंप्लीट डिफरेंशियल में लिख रहा हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू differentiation of fx with respect to y and differentiation of y with respect to x. If these both are equal, then we will say that force is conservative in nature. Then we will say force is conservative in nature. सो अगर ये फोर्स अगर ऐसा वैलिड होता है तो ये जो आपका फोर्स होगा ये कंजर्वेटिव इन नेचर होगा। अगर एफ एक्स का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डी वाई और वाई एफ वाई का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स दोनों इक्वल हैं, तो हम कहेंगे हमारा जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव इन नेचर है। ओके, वन मोर पॉइंट यहाँ पर, इफ डी एफ वाई ये दोनों इक्वल होने चाहिए
एंड एफ जेड इज इक्वल टू 0, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। मीन्स यू कैन से दैट कि यहाँ पे ये मीन्स हेयर शुड नॉट बी एनी टर्म रिलेटेड टू जेड मीन्स के कैप, मीन्स यहाँ पे ये टर्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये टू प्लेन में होने, मतलब सिर्फ एक प्लेन में होने चाहिए, एक्स और वाई। ओके, या फिर आपको ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर कोई इसमें से एक जीरो है, मतलब जैसे मान ली एफ वाई जीरो है, तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी डी एफ एक्स बाई डी जेड एंड डी एफ वाई बाई डी एक्स। ओके, सो अगर मतलब कोई भी एक जीरो है तो ये इक्वेशन होगा। एक्चुअली 3 के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टिपिकल इक्वेशन बनती है, मैं उसे बाद में लिखूंगा, उसे मैं लिख दूंगा, लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे वैलिड है। सो लेट अस टेक एग्जांपल। नाउ इफ a force is given as x y square I cap plus x square y z cap, then you need to find out, check if it is conservative or not. Okay, so I am going for the same, यहाँ पे ये आप क्लियर होगा, ये एफ एक्स होगा और ये होगा हमारा एफ वाई। ओके, सो डी एफ एक्स बाई डी वाई शुड बी इक्वल टू, अच्छा ये डिफरेंशियल में लिखते हैं। ओके, देयर इज अ पॉइंट व्हाई वी नीड टू राइट इन डिफरेंशियल। डेल एफ एक्स बाई डेल वाई, रिवर्स डेल एफ वाई बाई डेल एक्स। ओके, सो अगर अच्छा ऐसे क्यों लिखा मैंने, ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि जब भी हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे एफ एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि वाई को छोड़ के जो बाकी सारे से एक्स और जेड है वो कांस्टेंट है, मतलब एक्स एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा यहाँ पर पहले केस में। तो मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ। सो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू डेल वाई, दिस शुड बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई with respect to del x. Now I am doing it here. So इसे करते हैं तो y कांस्टेंट हो, सॉरी x कांस्टेंट होगा तो x बाहर आ जाएगा, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स y, एंड दिस शुड बी इक्वल टू, हेयर y विल बी कांस्टेंट, y विल कम आउटसाइड, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विल बी 2 टाइम्स x। आई होप क्लियर होगा, दोनों इक्वल हैं। सो गिवन f is conservative in nature, ओके, सो ये फोर्स आपका हमारा कंजर्वेटिव है। ना अब मैं बता देता हूँ तीनों केस में अगर एक्स वाई जेड कोई भी एक जीरो ना हो तो क्या करते हैं। नॉर्मली आपको ऐसे केस देखने को मिलेंगे, आपको तीनों केस बहुत कम मिलेगा। अच्छा मैं फिर बता दूं कि मैथ है। ओके, कंजर्वेटिव चेक करना नहीं, कंजर्वेटिव तो फिजिक्स है, लेकिन ये इसे कैसे चेक करते हैं, ये जो पार्ट है ये मैथमेटिक्स का है। आप इनफेक्ट पढ़ेंगे भी, इसे कहते हैं कर्ल। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं आप पढ़ेंगे, मतलब आप पढ़ेंगे इसे एंड आई थिंक वेक्टर 3D में आप में एनसीईआरटी में आपके सेक्शन बी में एक पार्ट होगा वेक्टर 3D, उसमें आप में थोड़ा सा पार्ट होगा कर्ल का, बहुत लास्ट में और बहुत छोटा सा। ओके, so if we go for the 3 dimension of force, then it will come as like as, for to be conservative in nature, if del fx by del y should be equal to del fy by del x, and दैट शुड बी नॉर। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि और नहीं है, एंड है, मतलब तीनों कंडीशन, तीन कंडीशन है, तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। एंड डेल एफ वाई बाई डेल जेड शुड बी इक्वल टू डेल एफ जेड बाई डेल वाई। आई होप क्लियर होगा एक्स और एक्स वाई जेड क्या है। दिस आर कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलॉन्ग आई कैप, वाई कैप, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। नाउ एंड here it is also and only del f z by del x should be equal to del fx by del z. Now if these all three conditions are satisfied, then we will say that given force is conservative in nature. अच्छा, अगर आप ऐसे ध्यान दें, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए एफ जेड को मैं जीरो पुट करता हूँ तो ये कंपोनेंट गायब हो जाएगा, ये मतलब कंडीशन गायब हो जाएगी, और ये कंडीशन गायब हो जाएगी, बस ये बचेगी। अगर मैं एफ वाई को जीरो पुट करता हूँ,
So this will be vanishes and this will vanish, this will remain here. Okay, so आपको क्लियर होगा. लेकिन नॉर्मली आप जो क्वेश्चन डील करेंगे वो इस पे आएगा, इस पे क्वेश्चन आपके कम आएंगे. तो ये होता है किसी फोर्स को अगर आपको चेक करना है इट इज कंजर्वेटिव और नॉट. नाउ लेट मी टेल मी वन मोर थिंग दैट व्हाट डू मीन बाय कंजर्वेटिव नेचर. कंजर्वेटिव कोई फोर्स है तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि दैट इट्स वर्क डन विल नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ. जैसे कि ऐसा नहीं होता कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स वर्क नहीं कर सकता, ऑब्वियसली नॉट. फ्रिक्शनल फोर्स भी वर्क करेगा, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स का जो वर्क होगा वो पाथ डिपेंडेंट होगा. आप पाथ डिपेंडेंट वर्क के लिए कोई जनरलाइज फॉर्मूला नहीं बना सकते, क्योंकि जब भी पाथ डिफरेंट होगा वर्क का जो फॉर्मूला होगा बदल जाएगा. तो हम कभी भी मतलब आप एनर्जी का फॉर्मूला किसी भी पार्ट डिपेंडेंट वर्क के लिए नहीं बना सकते हैं. तो सिंपली हम कंजर्वेटिव फोर्सेस के ही लिए पोटेंशियल एनर्जी टर्म का यूज करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं. इसीलिए आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे ग्रेविटेशनल के लिए. ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव इन नेचर है. तो अगर कंजर्वेटिव नेचर फोर्स क्या होते हैं, वो फोर्स जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं. means work done by a conservative force is independent of the path. Their work done does not depend on the path followed by it. Okay, और एक और पॉइंट, that work done by conservative force is always zero in a closed loop. But एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से एक क्लोज लूप में किया गया वर्क जीरो नहीं होता है. ये भी शायद आपने नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव के डिफरेंस में देखा होगा. मैं एग्जांपल बताता हूँ. वाटर फोर्सेस विच आर कंजर्वेटिव इन नेचर लाइक इलेक्ट्रिक फोर्स विच आर स्टडिंग नाउ, ग्रेविटेशनल फोर्स and elastic force that is also conservative. non conservative में आप क्या आते हैं, friction, air resistance and magnetic force. magnetic force का वर्क हमेशा जीरो होता है, क्योंकि उसमें उसका एक नया फॉर्मूला होता है, वो आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक के केस में. और पुश और पुल बाय अ मैन, दैट इज ऑल्सो नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर. तो ये सारे जो फोर्सेस होते हैं ये नॉन कंजर्वेटिव होते हैं. लेकिन आपके जो इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ, चाहे ये सब फोर्स, ये आपके कंजर्वेटिव होते हैं. तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है. ओके, लेट मी राइट वन मोर पॉइंट, दैट इज वर्क डन बाय अ conservative force is independent of path followed by it, or you can say it depends on the initial and final position and work done in a closed loop is always zero. Means work done by conservative force in a closed loop is always zero. कभी भी कोई भी वर्क कंजर्वेटिव फोर्स होगा वो एक क्लोज लूप में जो वर्क करेगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो. ओके, now let us take the next point. what is potential energy. तो ये तो सब बातें हमने बात की कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव पे. तो मैंने आपको यहाँ तक इस टॉपिक थोड़ा बस एक पॉइंट बताया कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ये कंजर्वेटिव इन नेचर होता है. मींस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स विल नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय इट विल ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल फाइनल पोजिशन. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर ऐसा है कि मतलब अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर है तब हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी. एंड हाउ विल डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज डेल्टा यू represent potential energy. Delta U is equal to minus of work done by conservative force minus of work done by conservative force. Now what is delta? Delta U means initial minus final is equal to minus times work done by conservative force. Okay, this means initial energy minus
फाइनल एनर्जी एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, मैं आपको क्लियर करता हूँ ये फॉर्मूला क्या कहता है। ये फॉर्मूला ये कहता है कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी आपकी डेवलप होगी, चेंज हुई, मतलब जो भी पोटेंशियल एनर्जी आपकी डेवलप होगी सिस्टम में, वो किस कारण से होगी? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के निगेटिव से, मतलब जो वो इक्वल होगी माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब कौन सा फोर्स? यहाँ से बेसिकली हमारा कंजर्वेटिव फोर्स से मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स। बेसिकली आई शुड नीड टू राइट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मींस व्हाट वी वांट टू से बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जब भी हम किसी चार्ज को लेट्स से यहाँ पर एक चार्ज है और मैं एक चार्ज को यहाँ से ला रहा हूँ, तो यहाँ से जब मैं किसी चार्ज को लाऊंगा तो इस पर फोर्स या तो अट्रैक्टिव लगेगा या तो रिपल्सिव लगेगा। तो लेट्स से रिपल्सिव लग रहा है, लेट्स से रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो मैं उस पर एक वर्क करूंगा, मतलब एक्सटर्नल वर्क करूंगा उसे यहाँ तक लाने के लिए। ओके, और किसी एक पॉइंट पर फिक्स करूंगा। तो मैंने जो वर्क किया है, ठीक है, वो है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, क्योंकि मैं एक एक्सटर्नल एजेंट से बिहेव करूंगा। अच्छा, उस पर जो फोर्स लग रहा था इलेक्ट्रिक फोर्स, वो फोर्स कंजर्वेटिव नेचर है। उस फोर्स ने जो वर्क किया है वो होगा वर्क डन द कंजर्वेटिव फोर्स। उस फोर्स का निगेटिव, मतलब जो हमारा जो कंजर्वेटिव फोर्स है, उस फोर्स का जो वर्क डन है उसका निगेटिव ही इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी के, मतलब पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, पोटेंशियल एनर्जी चेंज के इक्वल। मतलब यहाँ पे जब चार्ज था और यहाँ पे जब चार्ज था, इन दोनों पॉइंट में जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा वो इक्वल होगा उस वर्क के निगेटिव के, दैट वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, सो डेल्टा इक्वल मास वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एंड यू। ओके वेट अ पॉइंट, यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये प्लस होगा क्योंकि डेल्टा यू होता है यू फाइनल मास यू इनिशियल। मैंने इसको उल्टा लिखा था जानबूझ के, लेकिन डेल्टा यू ये यहाँ पे यही लिखेंगे, लेकिन जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस लिखेंगे। ओके, दिस इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स। नाउ दिस इज व्हाट इज हाउ वी डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी इन कंजर्वेटिव फील्ड। अच्छा, पोटेंशियल हम कहाँ डिफाइन करते हैं? सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के केस में हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। ओके, नाउ अच्छा, ये आप ध्यान दीजिए कि ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। सिमिलरली जो हमने डिफाइन किया था, जैसे हमने डिफाइन किया था कभी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, हमने डिफाइन किया था कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेट्स से दिस इज मूव्ड फ्रॉम मीन पोजीशन एज एक्स, तो इस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने मीन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी थी, तभी हमने डिफाइन किया था। बेसिकली हम कभी भी पोटेंशियल एनर्जी एक पर्टिकुलर केस में डिफाइन तभी कर सकते हैं जब हम कहीं एक पोजीशन पे, मतलब किसी एक पॉइंट पर हम पोटेंशियल एनर्जी कुछ एज्यूम करें, इसे कहते हैं रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी। तो वैसे ही केस में यहाँ पर भी है। मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कि लेट्स से, जैसे मैंने तो अभी एक आपको केस समझाया। लेट्स से देयर वाज अ चार्ज एंड Q1 and there was another charge at a distance that of R1 from it, that is Q2, और इसी को हम एक्सपेंड करते हैं R2 तक। ओके, लेट्स से यहाँ पे इसकी जो एनर्जी है इस पॉइंट पर इसकी जो एनर्जी है, ओके लेट मी राइट इट एज, ओके लेट्स से दिस वाज इनिशियली, ये कंडीशन थी हमारी इनिशियली, एंड दिस वाज फाइनली, मतलब पहले चार्ज यहाँ पर था, फिर कुछ दूरी पर जाकर R2 पर हुआ। ओके, तो यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, मैं इसे कह रहा हूँ U इनिशियल UI, और यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब इस पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे, और यहाँ पर इस पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है, मैं इसे डिफाइन कर रहा हूँ U फाइनल। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, इतना चेंज होने में, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा वो होगा माइनस टाइम्स ऑफ वॉट इलेक्ट्रिक, सॉरी हाँ, जो डिफरेंस होगा, मतलब ये ऊपर वाले फॉर्म में कह रहा हूँ, माइनस वॉट टाइम्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, या आप कहते हैं यू आई माइनस यू फाइनल प्लस वॉट एन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। नाउ आपको ये भी क्लियर हो रहा होगा कि फोर्स यहाँ से यहाँ तक जाने वेरिएबल है, कांस्टेंट है, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो वेरिएबल है। सो आई एम राइटिंग यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, आई एम राइटिंग द फॉर्मूला प्लस दिस वन वर्क डन। वर्क डन मीन्स वर्क का फॉर्मूला होता है F डॉट ds, और डिस्प्लेसमेंट
इधर इसी डायरेक्शन में है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, मैं इसको लिख रहा हूँ पॉजिटिव एज इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट लेट्स से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, लेट्स से आई एम मार्किंग एज समवॉट हियर, यहाँ पे मैं एक एज्यूम कर लेता हूँ कि कुछ दूरी पर जाके ये फोर्स आपका डिस्प्लेसमेंट एक्स है और आपका फोर्स भी इधर ही है, डेट इज एफ ई, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो मैं cos 0 नहीं लिख रहा हूँ, एफ ई डॉट डी एक्स, आई होप क्लियर होगा। ओके, तो u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज एफ ई, एफ ई इज इक्वल टू के क्यू, अच्छा ये दूरी भी चलिए x मान लेते हैं, मतलब दोनों के बीच की जो दूरी होगी यहाँ पर वो ये dx होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दैट इज dx, ये दूरी दोनों के बीच की x मान लेते हैं, तो के क्यू दैट इज q1 एंड q2, के q1 q2 दैट इज टोटल चार्ज अपॉन x स्क्वायर dx, इफ वांटेड आप लिख सकते हैं cos 0 1 ही होगा। कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल कितना था r1, फाइनल कितना है r2। ओके, अगर आप इसे सॉल्व करें तो आप पाएंगे कि u इनिशियल माइनस u फाइनल, इसका के q1 q2 तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सॉरी एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 बाई एक्स, एंड दिस विल फ्रॉम r1 टू r2, इफ यू विल पुट यू विल गेट u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल टू k q1 q2 इन ब्रैकेट माइनस 1 बाई r2 माइनस हमारे दैट इज प्लस माइनस 1 बाई r2 प्लस 1 बाई r1, तो आई एम राइटिंग इट एज 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ये होगा फॉर्मूला जो हम पाएंगे यहां से। बट द सेम थिंग हमें डिफाइन करना था पोटेंशियल एनर्जी। ओके, हमें डिफाइन करना था पोटेंशियल एनर्जी, पर हमने डिफाइन किया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो फिर पोटेंशियल डिफाइन कैसे करेंगे, पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए हमें एज्यूम करना होगा कि कहीं एक रेफरेंस पर हम एक कुछ वैल्यू एज्यूम करें, जैसे हमने इसमें क्या एज्यूम किया था, हमने एज्यूम किया था मीन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 0, हमने मीन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 की थी, तो हमें उसी तरह यहां पर भी एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी एज्यूम करनी होगी। सो वी आर एज्यूमिंग इट एट इन्फिनिटी। ओके, तो हम कहाँ एज्यूम करेंगे, इन्फिनिटी पर। सो आई एम एज्यूमिंग assume potential energy is 0 at infinity, this what we have assumed, ये हमें assumption लेना ही पड़ेगा। ओके, अगर हम assumption ले लेते हैं तो हम कहेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि u at infinity is equal to 0, ये हमने assume किया है, ये assume potential is 0 at infinity। now put r2 tends to infinity, क्योंकि हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालना था, तो मैं r2 को इन्फिनिटी पुट कर रहा हूँ। क्यों पुट कर रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये हमें यही क्वेश्चन लानी थी। तो यहाँ लिखूंगा u इनिशियल, इस फॉर्मूले को जैसे u इनिशियल माइनस u एट इन्फिनिटी, क्योंकि मैंने r2 इन्फिनिटी, तो फाइनल जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, इज इक्वल टू, मतलब ये जो पोटेंशियल ये इन्फिनिटी पर हो जाएगा ना, ये पॉइंट r2 इन्फिनिटी, तो दिस विल इक्वल टू k q1 q2 बाई r1, और हमने इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या एज्यूम की है, हमने इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एज्यूम की है 0, सो वी विल गेट u इनिशियल इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r1, ये पोटेंशियल एनर्जी है सिर्फ एक सिस्टम ऑफ चार्ज की, जिसमें q1 है q2 है और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है r1, मतलब कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, दिस वन, व्हेन बोथ q1 एंड q2 आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस r1, मीन्स दे विल प्लेस समथिंग लाइक दिस, q1 q2 एंड द डिस्टेंस इज r1। ओके, सो हमने पोटेंशियल डिफाइन कर ली, दैट इज 1 बाई 4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r1। मान लीजिए r1 नहीं r होता तो 1 बाई 4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r। अगर मान लीजिए ये इनके बीच दूरी 10 होती तो r1 ये क्या लिखते 10 लिखते हैं, तो मतलब अगर कोई हमें सिस्टम ऐसा पता है जिसमें 2 पॉइंट चार्जेस की दूरी इतनी है, तो हम उसको पोटेंशियल डिफाइन करेंगे 1 बाई 4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अपॉन द डिस्टेंस, नॉट द स्क्वायर, इसका स्क्वायर नहीं करेंगे, वो फोर्स में था, q1 q2 1 बाई 4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r। ओके,
ओके, सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज़ ना करें या फिर इस मतलब पोटेंशियल एनर्जी ना पढ़ें तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ मैं क्या कह सकता हूँ। आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने और भी तरीके हैं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी आपके सोल्यूशन को बहुत ही मतलब शॉर्ट एंड ईजी, मतलब ये आपके सोल्यूशन को बहुत ही शॉर्ट कर देगा और ईजी बना देगा, इसलिए हम पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ कैसे। सो लेट्स से दिस अ क्वेश्चन। There's a charge that is q1 and at a distance r1 there's another charge that is q2 and its mass is m। इस चार्ज को यहां से रिलीज किया गया, इस चार्ज को यहां से रिलीज किया गया, इसका चार्ज q2 है, मास m है। जब ये चार्ज q1 से r2 दूरी पर होगा, मीन्स r2, तो इस चार्ज की वेलोसिटी इस तरफ जो कि होगी कितनी होगी। सो वी नीड टू फाइंड आउट v। ओके, फाइंड वेलोसिटी ऑफ q2 एट m। ओके, एट m। नाउ इसको मैं दो तरीके सॉल्व करता हूं। इसको सॉल्व करने के बेसिकली मैं एक में यूज़ करूंगा पोटेंशियल एनर्जी और एक में पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ नहीं करूंगा। पहले मैं सॉल्व करता हूँ पोटेंशियल, बिना पोटेंशियल का यूज़ करें। अगर आप देखें तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल देखिए, इसकी वजह से फोर्स लग रहा है, ये चार्ज फिक्स है, दस q1 इज फिक्स एंड q2 मूव कर रहा है इस तरफ। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो क्योंकि रिलीज किया गया है, यहाँ पे वेलोसिटी पूछी गई है। q2 फोर्स लग रहा है राइट साइड, उधर वेलोसिटी इंक्रीज भी होगी। अच्छा, क्या ये फोर्स कांस्टेंट है? नहीं, वेरिएबल है, 1/r² के टाइम्स वेरिएबल है। तो हमें क्या करना होगा, सिंपल x dx लेके इंटीग्रेट करना होगा, एक स्मॉल एलिमेंट लेके। तो मैं ऐड करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं स्टेप नहीं लिखता हूँ और मैं थोड़ा ऐड करता हूँ। ओके, सो आई विल से फोर्स ऑन q2 will be equal to mass of q2 that is m and to acceleration of q2। now force on q2 क्या है? ये है k, where k is 1/4 epsilon naught, k is 1/4 pi epsilon naught। okay, k q1 q2 by x square, मैं डिस्टेंस जनरल पॉइंट x square। this force will be equal to mass of this and what is acceleration? acceleration is acceleration को मैं लिख सकता हूँ जनरल फॉर्म में dv by dt, लेकिन चूंकि मुझे टाइम के रिजल्ट में कुछ पता नहीं है तो मैं क्या पुट कर रहा हूँ, ऐसे पुट कर रहा हूँ v dv by dx। अगर आपको पता हो तो ये भी एक फॉर्म था एक्सेलेरेशन, मतलब ये भी फॉर्मूला था, डिफरेंशियल फॉर्म है एक्सेलेरेशन का। अगर आपको उसमें डाउट है मैं आपको थोड़ा सा मतलब क्लियर करता हूँ। जैसे कि a इज इक्वल टू dv by dt होता है, इसको dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो dx by dt इज v एंड दिस इज dv by, सो a विल बी इक्वल टू v dv by dx। ओके, सो बस हमें अब सेम फंक्शंस को, सेम वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाना है, फिर इनको इंटीग्रेट करना है। सो आई एम व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट टेकिंग dx दिस साइड एंड आई एम टेकिंग दिस वन। m को मैं इधर ला रहा हूँ और dx को इधर ला रहा हूँ। तो चलो k q1 q2 by m, this will be dx by x square integrate and this will be v dv। now what is the limit? x को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ r1 से r2। जब डिस्टेंस r1 थी तब वेलोसिटी कितनी थी? 0। जब डिस्टेंस r2 हुई है तब वेलोसिटी कितनी होगी? v। यही v हमें निकालना है। ओके, तो सिंपल, बस आपको इजी है यहाँ से। तो अगर आप इसको पुट करें तो k q1 q2 बाई m, ये होगा -1/x, दिस इज r1, दिस इज r2, दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2 पुट करने के बाद। तो आई होप आपको क्लियर हुआ यहाँ से कि यहाँ से v स्क्वायर आएगा 2k q1 q2 बाई m, दिस विल गेट एज 1/r1 -1/r2। ओके, अच्छे से मैंने कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है, यहाँ मैंने कुछ गलत नहीं किया है। आप सोचिए सर पहले फाइनल लिमिट पुट करें तो फाइनल लिमिट जब पुट करें तो -r2 आएगा, और जब r1 पुट करेंगे तो माइनस होकर प्लस होगा तो +r1 होगा, ठीक है। ओके, तो ये अच्छा, मैंने इसमें बहुत सारे स्टेप अभी मिस भी किए हैं। अभी v स्क्वायर आप इसको अंडर रूट भेजेंगे तो आपको बेसिकली मतलब एक स्टेप और लगेगा तब जाके आपका आंसर आएगा, ठीक है। मैं इसको यहीं तक छोड़ रहा हूँ।
अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि हाउ टू सॉल्व दिस बाय यूजिंग potential energy. Now this was first method, this was second method. Now second method says simple एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाएंगे. एनर्जी एट दिस पॉइंट, ये पूरे सिस्टम की एनर्जी जो यहां पर होगी वही यहां पर होगी. तो यहां पे एनर्जी क्या है, U1 दैट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. दिस विल बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर प्लस काइनेटिक एनर्जी. सिंपल. हालांकि जब आप यूज टू जाएंगे तो हम इसको भी नहीं लिखेंगे. तो दिस UY विल बी इक्वल टू, आपको जैसे पिछला फॉर्मूला मैंने बताया तो उसका यूज करेंगे, K Q1 Q2 बाई R1 फाइनल K Q1 Q2 बाई R2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ mv². ठीक है. अच्छा, आप ये सोच रहे हैं कि सर काइनेटिक एनर्जी इसके पास नहीं होगी, नहीं, इसके पास जीरो ही होगी. पहले भी जीरो, दोनों की पहले दोनों पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, बाद में इसके पास काइनेटिक एनर्जी कुछ हो गई है. लेकिन हम पूरे सिस्टम की लिख रहे हैं, पूरे सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इसे कहते हैं मतलब इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी. तो इनिशियल खाली पोटेंशियल है, लेकिन फाइनल में पोटेंशियल भी और काइनेटिक भी है. सो बस आपका आंसर आ गया. v², आप चाहते हैं निकाल ले सॉल्व करके, इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर ले आके माइनस होगा, फिर 2 से आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये होगा v² विल बी इक्वल टू, ये उधर मल्टीप्लाई होगा तो मैं कॉमन लेता हूँ, K Q1 Q2 K Q1 Q2 इनसाइड इट विल गेट 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2. और फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2m से तो यहाँ 2 होगा और नीचे होगा m. ना ऑब्वियसली आपने ये आंसर निकाल लिया है. ओके, तो ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. आप इस क्वेश्चन फिर से देखिएगा, आप सॉल्व करिएगा. तो पोटेंशियल हम बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं, अपने सोल्यूशन को, अपने क्वेश्चन मतलब आपके जो भी क्वेश्चन है उसको बहुत इजी करने के लिए. आपका स्टेप बहुत जल्दी आएगा और बहुत इजीली आएगा. इंटीग्रेशन से बचने के लिए भी हम पोटेंशियल का यूज़ करते हैं. देखिए इसमें पूरा इंटीग्रेशन में किया है, लेकिन इसमें कहीं कुछ नहीं है, सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज़ किया है. ओके, सो ये तो पहला एग्जाम्पल था. इसका बाद हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस वीडियो को मैं थोड़ा छोटा ही रखता हूँ. ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं लेक्चर को. और आपके जो भी डाउट्स हो प्लीज़ आप बता. अच्छा, आप ये भी बताइएगा कि ये जो मतलब ये जो प्रोफॉर्मा है, ये जो ओरिएंटेशन है, आपको कैसा लगा. इसी से कंटिन्यू करेंगे अगर आपको सही लगेगा तो. ओके, और अगले क्लास में क्वेश्चन देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर. अगले क्लास में पोटेंशियल को शुरू भी कर देंगे और रिलेशन बिटवीन डिफरेंट पोटेंशियल को भी मैं कोशिश करूँगा उसको भी डिस्कस कर लें. तो ठीक है. अच्छा, एक पॉइंट और कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये K Q1 Q2 बाई R1 जो फॉर्मूला मैंने पीछे लिखा था, ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है, Q1 की होती है, Q2 की होती है. ये दोनों की नहीं होती, ये पूरे सिस्टम की होती है. मतलब आप ये नहीं कह सकते सर ये जो एनर्जी मैंने लिखी है ये यहाँ पे Q1 की है Q2 की, नहीं, ये दोनों से सिस्टम की है, ये दोनों के पास रहेगी. ठीक है, मतलब ये दोनों की कॉम्बिनेशन ऑफ से जो सिस्टम बना है उस सिस्टम की एनर्जी है. ये किसी एक पर्टिकुलर चार्ज की एनर्जी नहीं होती है. ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे. आपके जो भी डाउट्स हैं और या कमेंट्स हैं प्लीज़, मैं आपके कोशिश करता हूँ सबके कमेंट्स के आंसर दे सकूँ. और आपके जो भी डाउट्स हैं आप पोस्ट कर सकते हैं. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे.